वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम उन सारे जो कोर्सेज हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा करवा रहे हैं। सिलेबस आपको पूरा करवा रहे हैं, आपको कंटेंट ओरिएंटेड जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली आपके लिए हम यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और लेक्चर्स पब्लिश भी हो रहे हैं डेली की डेली, और लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जा रही हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स, हमारे सारे लाइव क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। अभी जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है, और हम आपके लिए पहले एक रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमने उस बैच में आपको पूरा आपका आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी आपका कोर्स है, जितना भी आपका सिलेबस है, वो हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जैसे आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपको वहां पे मिल जाएगा। आप रिवीजन के लिए भी उन लेक्चर्स को जो है वो स्पीड बढ़ा के है देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने नोट जो है वो बना के रखे होंगे। आज हम आपके लिए यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है हमारा टाइड एब, यानी कि जिसे हिंदी में ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ पे ये टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए यहाँ पे एक खास आपको जानकारी प्रदान कर दे कि हम आपके लिए फाउंडेशन बैच भी लेके आए हैं, जिसका नाम है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आए हैं। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की यहाँ पे मेंटोर हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एसएससी, सीजीएल की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए घबराने वाली बात नहीं है। अलग से आपको इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमारा जो परीक्षा जंक्शन चैनल है वो ना ही केवल सोशल मीडिया, ना ही केवल यूट्यूब पे, बल्कि आपके जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें भी हम अवेलेबल है। चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, हम हर जगह अवेलेबल है। तो आप हमें हर जगह फॉलो जरूर करें, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहे और आपको टाइम टू टाइम चीजों के बारे में पता चलता रहे। सितंबर के मंथ में आपका एसएससी का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी से लग जाइए और अभी से बैठ जाइए, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है, तो वो कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए आप लोगों से एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है कि आप लोग अभी से लेके बैठ जाएं। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इंग्लिश पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है आपका एसएससी का। आप चाहे जो भी एसएससी का पेपर दो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे नए टॉपिक के साथ आए हैं, और हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा टाइड एब, जिसे हम हिंदी में टाइड को हिंदी में बोलते हैं ज्वार, और एब को बोलते हैं हम भाटा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे बताएंगे कि एग्जैक्टली टाइड और एब होते क्या हैं। राइट, जो हमारा लेक्चर होगा वो बायलिंगुअल में होगा। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे जो यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल मिलेगी। तो यहाँ पे बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला है हमारा व्हाट आर द टाइड्स। ऑब्वियसली हम यहाँ पे टाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए पहले जानना जरूरी है कि टाइड एक्चुअली होता क्या है। तो टाइड्स आर द रेगुलर, predictable rise and fall of ocean water levels along coastlines caused by the gravitational force exerted by the moon and the sun on Earth's oceans combined with the Earth's rotation. तो बेसिकली यहाँ पे टाइड क्या है कि हम जब वेव्स देखते हैं, राइट, हम जब वेव्स देखते हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा पानी, पानी ऐसे मान लेंगे, ठीक है, ये है हमारी वेव्स। तो जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे और उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा साउंड करके, राइट,
साउंड करके, या मैम ने आपको पढ़ाया होगा साउंड के बारे में, तो वहां पे हम देखते हैं ना कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारी जो लहरें होती हैं जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो हम उन्हें क्या ना बोलते हैं, टाइड के नाम से जानते हैं। टाइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वार के नाम से भी जानते हैं। अब जब जो लहरें ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा कि वो नीचे भी आएंगी, और जब वो नीचे आती हैं और पानी के अंदर आप देखोगे कि पानी के अंदर भी यहाँ पे एक लोअर वेव जो है वो फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं एब। एब के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में भाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक, एक बहुत ही रफ डायग्राम है जो यहाँ पे बनाया है मैंने, ताकि आपको जो चीजें हैं थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। राइट, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं जो वेव्स होती हैं जब ये ऊपर जाती हैं तो हम उन्हें टाइड के नाम से जानते हैं, और जब वो नीचे आती हैं तो हम उन्हें एब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइड है वो क्या है, रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल है, राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। राइट, जो लहरें होती हैं, जो अब बहुत से लोग जिन्हें बीच पसंद है बीच गए होंगे, समंदर में आपने देखा होगा वहां पे सबसे ज्यादा जो वेव्स हैं आपको बीचेस पे देखने को मिलती हैं। राइट, तो हम देखते हैं कि वहां पे राइज एंड फॉल ऑफ क्या है, ओशन वाटर लेवल्स है, जहाँ पे कोस्टल एरिया जितने भी है हमारे वहां पे हमें बीचेस देखने को मिलते हैं। अब ये इनका कॉज क्या होता है, टाइड्स कैसे फॉर्म होती हैं, पहला तो होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, किसका, मून और सन का, यानी कि मून और सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है अर्थ सरफेस पर। ठीक है, और अर्थ सरफेस जो होता है अर्थ ओशन पर, और तो और जो अर्थ है वो भी साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, किसको, बैलेंस करने के लिए। राइट, अब अगर ऐसा होगा कि एक ही साइड से पूरा फोर्स आ रहा है तो पूरा पानी ही खिंच के उधर चला जाएगा। इसीलिए अर्थ क्या करता है कि वो भी अपनी साइड से क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि बैलेंस बना रहे। राइट, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स एक्सर्ट करे जा रहे हैं, अगर एक ही साइड से फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा तो पानी पूरा खिंच के ऊपर चला जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा अर्थ का तो पानी जो है वो जमीन पे नहीं टिकेगा, हमें हवा पे फ्लोट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि टाइड के जो टाइड फॉर्म होता है उसका कॉज क्या होता है, तो उसका कॉज पहले तो ये होगा कि एक तो हो गया हमारा मून और सन का जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक्सर्ट करता है। दूसरा किसके ऊपर एक्सर्ट करता है, अर्थ ओशन के ऊपर एक्सर्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा कि किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, पृथ्वी पर जो समुद्र है, जो पानी है, जो ओशन है, उस पर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। दूसरे हाथ में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के साइड से यानी कि अर्थ के साइड से, फ्रॉम द अर्थ साइड, अर्थ इज आल्सो एक्सर्टिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स to maintain the balance. Right, next, the gravitational pull of the moon is the primary force driving the tides, while the sun also contributes, though to a lesser extent. अब यहाँ पे अगर हम मून और सन में कंपेयर करें तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्राइमरी है, यानी कि वो ज्यादा एक्सर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा एक्सर्ट होता है एज कंपेयर टू दी सन। ठीक है, when the moon's gravity pulls on earth's ocean it creates a bulge of water causing the high tide. राइट, जब मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब अर्थ के ओशन पे पड़ता है तो क्या फॉर्म होता है, हाई टाइड, यानी कि जो ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं वो फॉर्म होती हैं। हाई टाइड, जहां टाइड होगा यानी कि वहां पे ऊंची लहरें, और जहां पे एब होगा यानी कि वहां पे नीचे नीची लहरें होती है, या फिर लो टाइड जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, the areas perpendicular to the bulge experience low tide as the water is pulled away. The Earth's rotation caused different locations to pass through these high and low tide phase through the day. अब यहाँ पे जो हम आपको ऑलरेडी प्रोसेस समझा चुके हैं, जैसा कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन एक्सर्टेड ऑन द अर्थ ओशन हो गया, यहाँ पे वही पॉइंट जो है वो बेसिकली समझाया गया है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं दैट द एरियाज परपेंडिकुलर टू द बल्ज एक्सपीरियंस लो टाइड। अब जो एरिया जहाँ पर क्या कहते हैं हमें एक्सपीरियंस होता है, जो एरिया परपेंडिकुलर है किसके, जहाँ पे हाई टाइड अकर हुआ है। ठीक है,
अब उसके परपेंडिकुलर में हम देखेंगे तो वहां उसके मुकाबले जो है वो लो टाइड वहां पे अकर होगा, यानी कि ऊंची लहरें हैं तो फिर नीचे भी आएंगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर देखें तो लो टाइड क्रिएट होता है as the water is pulled away, right? Tide occur in cycles typical every 12 hours and 25 minutes, creating two high and two low tides daily. Semi diurnal tide जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो टाइड होते हैं वो दिन में 2 बार अकर होते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे टाइम गैप बताया गया है कि हर 12 घंटे और 25 मिनट में हमारे 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अगर आप बीच जाते हो तो आपको लहरें तो दिखती ही रहती हैं, लगातार लहरें आती रहती, बट वो बहुत ही मिनिमल क्या कहते हैं लहरें होती है। यहाँ पे टाइड के बारे में बात की जा रही है जो काफी ऊंची लहरें होती है, बट नॉट सुनामी। सुनामी के उससे नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ पानी की जो लेवल होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि टाइड का भी क्या होता है, अपना एक साइकिल पीरियड होता है, एक टिपिकल साइकिल पीरियड होता है। टाइम गैप यहाँ पे बताया गया है कितना होता है कि हर 12 घंटे और 25 मिनट, ठीक है, हर 12 घंटे 25 मिनट में क्या होता है कि 2 हाई और 2 लो टाइड जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। इन सम रीजन्स टाइड्स में बी डायूरनल, यानी कि एक हाई टाइड और एक लो टाइड। अब जहां पे कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड अकर होते हैं तो उनको हम सेमी डायूरनल टाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे पूरे दिन में एक हाई टाइड और एक लो टाइड क्रिएट होता है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम डायूरनल टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइड्स आर क्रूशियल फॉर कोस्टल इकोसिस्टम, नेविगेशन एंड मरीन लाइफ। अब यहाँ पे बेसिकली टाइड की सिग्निफिकेंस बताई गई है, क्या है कि इट्स क्रूशियल फॉर कोस्टल इकोसिस्टम, राइट, और दूसरी चीज आती है नेविगेशन एंड मरीन लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइड, राइट। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे 2 टाइप्स के टाइड होते हैं। पहला तो होता है हमारा नीप टाइड और दूसरा होता है हमारा स्प्रिंग टाइड। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ठीक है, हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। ये डायग्राम है, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब देखते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स यहाँ पे बताया गया है बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, राइट। पहला आता हमारा सेमी डायurnal टाइड। अब पहले भी हमने आपको बताया कि कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि हर 12 घंटे और 25 मिनट में क्या होता है कि 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो these tides consist of 2 high tides and 2 low tides each day, with high and low tides occurring approximately every 12 hours and 25 मिनट्स, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे रीजन्स जहां पे आपके हर 12 घंटे और 25 मिनट में 2 हाई राइज और 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड जब क्रिएट होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सेमी डायurnal टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोस्ट कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस सेमी डायurnal टाइड्स। बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पे हमें सेमी डायurnal टाइड जो है वो देखने को मिलते हैं, सच एज एटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूएस एंड यूरोप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है, जैसे कि एटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएस और यूरोप, ठीक। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा डायurnal टाइड्स। डायurnal टाइड्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर हमारा 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड जो है वो अकर होता है या फिर क्रिएट होता है। सो दीज टाइड्स हैव 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड, ठीक है, पर डे with a period of approximately 24 hours and 50 minutes। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे किसका, ड्यूरेशन का, ठीक है, यहाँ पे हम ड्यूरेशन का ध्यान रखेंगे। हमारे सेमी डायurnal टाइड में ड्यूरेशन क्या था, 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स, बट यहाँ पे चूंकि अब एक ही हाई टाइड और एक ही लो टाइड अकर हो रहा है तो वो टाइम गैप क्या होता है, 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, राइट। Certain areas like Gulf of Mexico and parts of Southeast Asia experience diurnal tides। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे जगह भी बताई गई है
कि जैसे कि हो गया हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको और दूसरा होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स है वहां पे हमें किस टाइप की टाइड देखने को मिलती है, डायूरनल टाइड देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट फिर आता है हमारा मिक्स टाइड। अब मिक्स टाइड में क्या होता है, excuse me, these tides have two high tides and two low tides per day, but the heights of the tides varies significantly. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइड की जो हाइट है वो क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि अलग अलग होती है। पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस मिक्स्ड टाइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताया गया है कि पैसिफिक कोस्ट जो होते हैं ना, पार्ट्स पैसिफिक कोस्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा कैलिफोर्निया हो गया, वहां पे हमें मिक्स टाइड जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि वहां पे एक दिन में हाई टाइड अकर होता है, 2 हाई टाइड अकर होंगी और 2 लो टाइड अकर होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो हाइट होती है टाइड की वो वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइडल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारा सेमी डायरोनल टाइड है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बेसिकली हाई और लो टाइड के बारे में है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मिक्स टाइड के बारे में, तो यहाँ पे है हमारा हायर हाइट वाटर, फिर है हमारा लो हाई वाटर, फिर आता है हमारा हायर लो वाटर, यहाँ पे नीचे एकदम आ जाती हैं टाइड्स, टाइडल रेंज आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेमी डायरोनल टाइड और ये हमारा टाइडल डे यानी कि डायरोनल टाइड। अब डायरोनल टाइड में 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड, और यहाँ पे 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे हमारा मेन, वो है हमारा स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है देखते हैं, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मून एंड सन। तो बेसिकली जो हमारे स्प्रिंग और नीप टाइड है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मून एंड सन। और यहाँ पे हम एक और बात आपको यहाँ पे याद दिला दे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा रहता है, मून का रहता है एज कंपेयर टू सन, राइट। डेफिनेशन देखते हैं, these occur when the sun, moon and earth are aligned during the new moon and full moon phase। यानी कि यहाँ पे सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स की बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कब अकर होता है स्प्रिंग टाइड, ये तब अकर होता है जब हमारा जो सन होता है, जो मून होता है और जो अर्थ होता है वो सेम लाइन में अलाइन करते हैं, तब क्या अकर होता है, स्प्रिंग टाइड जो है वो अकर होता है, ठीक है। causing the gravitational force of the moon, the sun to combine, leading to higher high tides and lower low tides, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे स्प्रिंग टाइड का याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जब हमारा ये हो गया हमारा सन, ठीक, ये हो गया हमारा मून और ये हो गया हमारा अर्थ, ये तीनों जब सेम लाइन पे अलाइन होते हैं तब क्या अकर होता है, तब स्प्रिंग टाइड जो है वो अकर होता है, ठीक है। तब स्प्रिंग टाइड जो है वो अकर होता है, ठीक। इफेक्ट क्या है, स्प्रिंग टाइड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज। जो स्प्रिंग टाइड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख लें, ये रहा आपका स्प्रिंग टाइड, ये रहा मून, ये रहा अर्थ और ये रहा सन। हम देख रहे हैं कि ये क्या पड़ रहा है, ये सेम लाइन में अलाइन कर रहा है, यानी कि एक ही लाइन में अलाइन कर रहा है। तो हमारा क्या हुआ, ये स्प्रिंग टाइड हुआ। स्प्रिंग टाइड में यहाँ पे एक लाइन में अलाइन कर रहा है तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस क्रिएट होंगी। एक होगा आपका ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है,
एक होगा ल्यूनर एक्लिप्स और दूसरा होगा हमारा सोलर एक्लिप्स। ठीक, दोनों ही केसेस में क्या होता है, दोनों केसेस में जो मून, अर्थ और सन होते हैं वो क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, एक ही लाइन पर अलाइन करते हैं। ठीक है, चलो तब किसकी फॉर्मेशन होती है, तब स्प्रिंग टाइड जो है वो फॉर्म होता है। राइट, चलो नेक्स्ट, नीप टाइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीप टाइड क्या होता है। दीज अकर व्हेन द मून इज एट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ इट्स फेस, यानी कि जब वो राइट एंगल 90 डिग्री बनाता है विद द सन एंड द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर, दिस रिजल्ट इन द लोअर हाई टाइड एंड हायर लो टाइड। और इसका इफेक्ट क्या होता है, नीप टाइड्स प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इस चीज को देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनाता है स्प्रिंग टाइड। जहां देखिए अगर एक ही लाइन में तीनों लाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या एंगल है, ये 180 डिग्री है। बट नीप टाइड में बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री, जैसा कि हम देख सकते हैं ऐसे, राइट, या फिर ऐसे। तो ऐसे केसेस में क्या फॉर्म करता है, नीप टाइड जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे केसेस में ये नीप टाइड फॉर्म करता है। राइट, बस यही एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में थ्रू बताया गया। ये हो गया हमारा ल्यूनर टाइड और सोलर टाइड, जो कि हमें कौन से टाइड में देखने को मिलता है, स्प्रिंग टाइड में देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे नीप टाइड में भी यहाँ पे सोलर टाइड है और ये ल्यूनर टाइड है, लेकिन यहाँ पर मून है और यहाँ पर मून है, मून यहाँ पर है। राइट, ठीक है, और जब ये याद रखिएगा कि जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है तब न्यू मून फॉर्म होता है, यानी कि अमावस्या की रात होती है तब। ठीक है, अमावस्या की रात होती है। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आता है तब कौन सी सिचुएशन फॉर्म होती है, तब हमें फुल मून देखने को मिलता है, यानी कि तब हमें पूर्णिमा की रात जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आप सब याद रखेंगे। राइट, अब यहाँ पे चीजें जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल में हम देखते हैं कि मून जो है वो यहाँ पे अपने क्वार्टर में है। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया और ये थर्ड क्वार्टर हो गया। राइट, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। राइट, तो जब मून हमारा यहाँ पे होता है तब ये क्या फॉर्म करता है, 90 डिग्री बनाता है, तब ये क्या फॉर्म करता है, नीप टाइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है बेस्ड ऑन टाइडल रेंज। पहला आता हमारा माइक्रो टाइड्स। Now tides with very small tidal range less than 2 feet और 0.6 meters। अब यहाँ पे लहरों की बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे लहरों की बात की जा रही है। यहाँ के माइक्रो से ही हमें पता चलता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, सो टाइड्स विद वेरी स्मॉल टाइडल रेंज, small tidal ranges less than 2 feet or 0.6 meters. These tides are common in some parts of the Mediterranean and Caribbean. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दिया गया है जगह का नाम क्या, that these tides are common in some parts of the Mediterranean and Caribbean Sea. Right? Next आता है हमारा मीसो टाइड्स। Now tides with a moderate tidal range generally between 2 feet 0.6 meters and 4 feet, यानी कि मॉडरेट मतलब आप यहाँ पे लगा लीजिए मीडियम। ठीक है, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, ठीक ठीक ठाक जो जहां पे वेव्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मीसोटाइड्स के नाम से जानेंगे। दीज आर सीन इन मेनी कोस्टल रीजन्स। ऐसी वेव्स जो हैं वो हमें कई सारे कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो टाइड। राइट, तो मैक्रो टाइड में हम देखेंगे दैट टाइड्स विद लार्ज टाइडल रेंजेस टिपिकली ग्रेटर देन 4 feet, वो लहरें जिनकी जो
टाइडल रेंज होती हैं वो क्या होती हैं, 4 फीट से ऊपर की होती है, उनको हम मैक्रो टाइड के नाम से जानते हैं, यानी कि 1.2 मीटर। ये क्या है, हमारे वेव की हाइट है, ठीक है, टाइड की हाइट है। Now these are found in areas like Bay of Fundy in Canada where tides can reach up to 50 feet, 15 meters in height। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइड होती है, जो टाइड की जो हाइट होती है वो कहाँ तक पहुंच सकती है, 50 फीट तक पहुंच सकती है। नाम क्या का है, बे ऑफ फंडी, जो कि हमारा कनाडा में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा टाइडल रेंज। तो टाइडल रेंज क्या होता है, दैट द टाइडल रेंज इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो टाइड्स। अब हाई और लो टाइड्स के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज के नाम से जानते हैं। टाइडल रेंजेस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, with macro tides जैसे large tidal range seen in areas like Bay of Fundy and micro tides यानी कि small tidal range seen in areas like Mediterranean। तो हम यहाँ पर जगहों का नाम जो है वो याद रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो टाइडल रेंजेस है वो वेरी करते हैं, राइट। किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैक्रो टाइड जो होती हैं वो लार्ज टाइडल रेंज होती है, यानी कि जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं वो लहरें जो 4 फीट से भी ऊपर होती है, यानी कि 1.2 मीटर्स जिनकी हाइट होती है लगभग, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, बे ऑफ फुंडी जो कि कनाडा में है। और कभी कभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपकी जो टाइडल हाइट है वो 50 फीट के पार जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। फिर आता हमारा माइक्रो टाइड्स, जिन्हें हम स्मॉल टाइडल रेंज बोलते हैं, ठीक है, जिनकी जो हाइट होती है वो 2 फीट, मतलब 2 फीट की भी हाइट नहीं होती है टाइड्स की, राइट। उतनी ऊंची भी लहरें नहीं होती हैं, और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें मेडिटेरियन या फिर करेबियन सी में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे जब हमने टाइड्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो यहाँ जब हम कॉज पढ़ रहे थे टाइड का, तो हमने क्या ध्यान दिया था कि हमारे जो टाइड्स है, जो टाइड्स हैं वो कैसे कॉज होते हैं, वो किसकी वजह से कॉज होते हैं, तो वो कॉज होते हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मून एंड सन ऑन दी अर्थ ओशन। अर्थ पे जो ओशन है, ठीक है, उस अर्थ पर जो ओशन है उस पर मून और सन का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसके कारण जो है वो टाइड्स अकर होते हैं। और उसके पश्चात और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि अर्थ जो है वो भी अपने साइड से एक एग्जर्ट जो है वो फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो इसलिए एग्जर्ट करती है ताकि चीजें जो है वो बैलेंस बनी रहे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ्स ओशन विद द सन आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द लेसर एक्सटेंट। अब यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मून और सन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट होता है इंडियन ओशन पर, तो हमारा जवाब होगा मून, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट द प्राइमरी कॉज ऑफ द टाइड्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून on Earth's ocean, with the sun also contributing to a lesser extent। यानी कि सन की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो अर्थ ओशन पे पड़ेगा वो एज कंपेयर टू द मून ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो कम रहेगा, ठीक। ग्रेविटेशनल बल्ज, नाउ द मून्स ग्रेविटी पुल्स द अर्थ्स वाटर टूवर्ड्स इट। अब जो मून की जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी कि अर्थ पर जो ओशन है यानी कि जो वाटर है उसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। यानी कि जो चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है अर्थ ओशन पर, वो क्या करेगा कि पानी को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ बल्ज लीडिंग टू अ हाई टाइड एट दैट लोकेशन। एज अर्थ रोटेट्स डिफरेंट एरियाज एक्सपीरियंस हाई एंड लो टाइड्स। तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, हाई टाइड्स देखने को मिलता है। अब चूंकि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता रहता है, राइट, रोटेट करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें कई जगह अलग अलग प्रकार की टाइड्स देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि
कई कुछ रीजन्स में क्या हो रहा है कि एक दिन में दो दो हाई टाइड्स और दो दो लो टाइड्स अकर हो रही हैं। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही हाई टाइड और एक ही लो टाइड जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो उसका जो मेन कारण है वो है अर्थ रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइडल बोर। अब टाइडल बोर क्या होता है? अ टाइडल बोर इज अ रेयर phenomenon where incoming tidal waters create a strong fast moving wave that travels up narrow rivers or estuaries reversing the river's flow। तो टाइडल बोर क्या होता है कि एक रेयर फिनोमिनन होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी इनकमिंग टाइड्स होती हैं जो आ रही होती हैं, ठीक है, दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग वेव। वो क्या क्रिएट करती हैं? एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग वेव जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, द ट्रैवल अप नैरो रिवर्स, जो कहाँ पे ट्रैवल करती हैं? हमारी रिवर्स और जितनी भी हमारी एस्चुरीज होती हैं वहां पर ट्रैवल करती हैं और रिवर के जो फ्लो होता है उसको पलट देती है, उसको रिवर्स कर देती हैं। ठीक है, it occurs in some location with high tidal ranges and can be powerful force often seen in the Bay of Fundy and the क्वांटांग रिवर इन चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जैसे कि ये ओशन है और ये हो गया हमारा लैंड और ये हो गया रिवर। यहाँ पे इनकमिंग टाइड है, ठीक है, और ये हो गया रिवर। तो क्या होता है कि इसके फोर्स के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो रिवर का जो फ्लो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, वो पलट जाएगा। सो अ टाइडल बोर इज अ वॉल ऑफ वाटर दैट सर्जेस अप रिवर विद द एडवांसिंग हाई टाइड। और इसी कारण हमें क्या है, यहाँ पे हाई टाइड देखने को मिलती है। ठीक है, अब आता है टाइडल करेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द टाइड्स जनरेटेड, टाइड्स जनरेट टाइडल करेंट्स। जो टाइड्स होती हैं वो क्या जनरेट करती हैं? टाइडल करेंट्स जो है वो उन्हें जनरेट करती हैं। which are the horizontal movement of the water caused by the rising and falling of tides। तो ये कैसे बेसिकली फॉर्म होती हैं? जो हॉरिजॉन्टली जो वेव्स मूव करती हैं, ठीक है, और कैसे मूव करती हैं? जो टाइड में हाई राइज और जो लो टाइड होता है, लो हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है, उसी के कारण यहाँ पे टाइडल करंट जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक, these currents influence water flow in estuaries, bays and along coastlines and can affect navigation, fishing and sediment transport। okay, so इन currents की वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारे changes देखने को मिलते हैं। ये क्या करती हैं कि वाटर के फ्लो को इन्फ्लुएंस करती हैं, कहाँ पे? जहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होते हैं, जहाँ पे बेस फॉर्म होते हैं और जहाँ पे हमारी कोस्टलाइन बनी होती है। ठीक है, उसके साथ ही नेविगेशन को, फिशिंग को भी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो हमारे जितने भी सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि वो जगह, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जैसे डेल्टाज होते हैं, जहाँ पे डेल्टाज फॉर्म होते हैं, एस्चुरीज फॉर्म होते हैं। तो एस्चुरीज में क्या होता है कि वहां पे जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन है वो हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रिवर का जो पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पे हमारी डेल्टाज फॉर्म होते हैं तो वहां पर जो रिवर का जो फ्लो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसलिए हमें डेल्टा के साइड में क्या कहते हैं, वहां पे सेडिमेंट्स ऑलरेडी डिपॉजिट हुए नजर आते हैं, इसलिए वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वैसे अगर एस्चुरीज की बात हुई तो हमारी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना इंडिया में, वो सब क्या फॉर्म करती हैं? वो सब फॉर्म करती हैं एस्चुरीज। ठीक है, वो सब क्या फॉर्म करती हैं? एस्चुरीज फॉर्म करती है। और हमारे जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इंडिया में, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्म करेंगे? डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइडल स्ट्रीम क्या होता है? टाइडल स्ट्रीम्स आर द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ बेस एंड एस्चुरीज एज द टाइड राइज एंड फॉल्स। जैसे जैसे टाइड हाई होते हैं या फिर लो होते हैं तो क्या होता है कि ये जो टाइडल स्ट्रीम होते हैं ये क्या होते हैं? फ्लो ऑफ वाटर होते हैं, जहाँ पे पानी जो है वो बे के अंदर जा रहा है, एस्चुरीज के अंदर जा रहा है और एस्चुरीज या बे से बाहर आ रहा है। तो लगातार इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टाइडल स्ट्रीम्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, जब जब टाइड में हाई टाइड होगा और लो टाइड अगर होगा। ठीक है,
Now these currents are important for navigation and sediment transportation, right? और ये जो currents होते हैं वो किस लिए important होते हैं, किसके लिए important होते हैं, navigation के लिए और sediment transport के लिए important होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा एब, यानी कि नीचे जो नीची वेव्स होती हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में आपको ऑलरेडी वो वेव डायग्राम के थ्रू आपको ऑलरेडी समझाया था। द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब, यानी कि पानी का स्तर जो नीचे आता है, जब हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो मामला होता है, जब पानी जो होता है वो पूरी तरीके से नीचे आता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम एब के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लड, द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड द फ्लो और फ्लड, ठीक है। अभी क्या होता है कि लो टाइड और हाई टाइड के बीच की बात है, जब लो टाइड हाई टाइड तक पहुंचती है, राइट, जब लो टाइड हाई टाइड में ट्रांसफॉर्म होती है तो क्या होता है कि पानी का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ रीजन्स में बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो फ्लड अकरेंस होता है वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग हाई टाइड, ठीक है। कब, जब हमारा जो पानी है वो ट्रैवल करता है बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइड का क्या क्या सिग्निफिकेंट या फिर क्या क्या हम देख सकते हैं कि यूज है यहाँ पे। तो टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्बर्स नियर रिवर्स एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स, marine landforms are the entrance which prevents ships and boats from entering into the harbor। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइडल हाइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हार्बर्स के लिए, जो कि हमें नदी के पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, ठीक है, ट्रैवल करने में सबसे ज्यादा आसानी जो होती है हमें हाई टाइड में ट्रैवल करने को अच्छे से मिल जाता है। कैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्यूज मी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हवा नहीं चल रही होती है, राइट, पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे इंजन नहीं होते थे, तो जो हमारी जो बोट होती थी या आप कह सकते हो कि जो शिप होती थी वो किसके सहायक या किसके हेल्प से आगे बढ़ती थी, वो हवा के थ्रू आगे बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन हर जगह हवा जो होती थी वो तेज नहीं होती थी, तो जिस कारण क्या था कि बोट का या फिर शिप का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब अगर लहरें ऊंची ऊंची होंगी, राइट, समुद्र में हमें देखने को मिलता है कि जब हाई टाइड होंगे तो हाई टाइड की वजह से क्या होगा कि पानी में जो मूवमेंट होगा उसके कारण जो शिप है वो अपनी जगह से आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइड्स जनरली हेल्प इन मेकिंग सम ऑफ द रिवर्स नेविगेबल फॉर ओशन गोइंग वेसल्स। London and Calcutta tidal ports have become important ports owing to the tidal nature of the mouths of the Thames and Hooghly respectively। अब यहाँ पे देखा जाए तो टाइड्स जो है वो जनरली हेल्प करते हैं किसमें, मेकिंग सम ऑफ द रिवर्स नेविगेबल, यानी कि आप उन रिवर्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइड्स होते हैं वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि हमें कहाँ कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। एक तो लंदन में देखने को मिलता है, दूसरा हमें कैलकाटा में देखने को मिलता है। लंदन में कहाँ देखने को मिलता है, लंदन में हमको थेम्स रिवर करके है वहां पे देखने को मिलता है, और ऐसा हमें कैलकाटा में कहाँ देखने को मिलता है, हुगली रिवर के पास देखने को मिलता है, ठीक है। अब चूंकि नदियां जो जब टाइड्स आएंगी नदी में तो क्या होगा कि नदियां जो होंगी वो भी नेविगेबल बन जाएंगी, यानी कि आप ट्रैवल कर सकते हो ऑल्सो थ्रू रिवर्स, राइट। फिर आता है हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। Many more fish come closer to the shore during the high tide and this enables fishermen to get plentiful catch। अब क्या होता है कि पानी में इतनी उछल कूद होती है जिसके कारण जो मछलियां होती हैं वो हाई टाइड के फ्लो के कारण कहाँ तक आ जाती हैं, समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती हैं। और जब वो वहां पर आ जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे जो फिशरमैन होते हैं तब उनको प्लेंटीफुल फिशेस जो है वो कैच करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। Tides are also helpful in
desilting the sediments and in removing the polluted water from the estuaries. Okay, तो अब यहाँ पे हम एस्चुरीज देखते हैं कि एस्चुरीज बेसिकली क्या होती हैं कि जहां पर आपके सेडिमेंट्स फॉर्म या डिपॉजिट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब रिवर्स में पानी का फ्लो बढ़ने का एक प्रमुख कारण, जब प्रोमिनेंट रीजन ये भी है कि हाई टाइड के कारण ही ऐसा हो पाता है। जब लहरें ऊंची ऊंची होंगी और तेज होंगी तो क्या होगा कि रिवर्स के पास जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने के लिए होते हैं वो वहां पे डिपॉजिट नहीं हो पाते, इसलिए वहां पे एस्चुरी फॉर्म होती है। ठीक है, टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे कनाडा, फ्रांस, रशिया और चाइना में इस चीज का यूज होता है। ठीक है, और 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड एट दुर्गा दुआनी इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ठीक, नाउ बेसिकली हमारा जो एक्सक्यूज मी टाइड और एब का जो यहाँ पे टॉपिक है वो खत्म होता है आपका। यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्प्रिंग और जो नीप टाइड है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, और आपका जो डायूरिनल और सेमी डायूरिनल टाइड है वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ बच्चे हो सकता हो जिनको एक्लिप्स या फिर सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप एंगल्स का ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग टाइड का फॉर्म होती है, नीप टाइड का फॉर्म होती है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा जो टाइड का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने में मजा आई होगी। और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देने हो, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं और उनको रिप्लाई भी करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग सबको हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, परीक्षा जंक्शन चैनल के बारे में जरूर बताएगा, ताकि वो भी आपके साथ साथ जो है वो उस चीज का लाभ उठा सके, जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। राइट, आप भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपको इसी तरह से पूरा 100% सपोर्ट करते रहेंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।